चलो शुरू करते हैं भाई मेरे चीते, शुरू करते हैं मेरे लाल। तो स्वागत है भैया सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। जिस भाई बहन ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लो, प्लीज़ कर लो, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। क्योंकि पता नहीं कौन सा वीडियो कब आपको मिल जाए, वो अचानक आपको जब सब्सक्राइब होगा तो अपने आप दिखेगा। तो समझ लेना भाई, सब्सक्राइब करने का लाभ ये होगा, बेल आइकन प्रेस कर लोगे, कोई रामबाड़ वीडियो देता रहूँगा भाई, अचानक मिल जाएगा। और एक दिन पहले सारी कंपाइलेशन लिस्टिंग दे दूँगा, 2-4 दिन पहले, एक दिन नहीं, एक दिन भाई बड़ी बात हो जाती है और स्टूडेंट के लिए करना भी नामुमकिन हो जाता है। तो 2-4 दिन पहले ऐसा रामबाड़ दे दूँगा 1-2-3 घंटे का कि बस देखो काम हो जाए। ठीक है, ठीक है भाई। निम्न में से, हाँ क्वेश्चन शुरू करो, डायरेक्ट बातें नहीं होंगी। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया आरएनए को प्रोटीन में परिवर्तित करती है? कौन सी प्रक्रिया पूछती है जो आरएनए को प्रोटीन में डायरेक्ट परिवर्तित कर देती है? रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है या स्प्लाइसिंग है? तो कौन सी है प्रक्रिया? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, उसी को कहते हैं हम ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन नहीं, ट्रांसलेशन। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है, एमआरएनए में कोडॉन पढ़ने वाला आरएनए होता है, कौन सा होता है? एमआरएनए में कोडॉन पढ़ने वाला आरएनए कौन सा होता है? बताओ कौन सा होता है? तो कोडॉन पढ़ने वाला जो आरएनए होता है वो ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए होता है। अगला है भाई 103, निम्नलिखित में से कौन सा डबल हेलिकल मॉडल से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है? बेस पैरिंग नहीं है, यानी जो बेस का जो पेयर होता है देखा होगा आपने, शुगर फॉस्फेट बैकबोन, हिस्टोन टू कोडिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो हिस्टोन कोडिंग नहीं है। हिस्टोन कोडिंग ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, हिस्टोन कोडिंग नहीं है। ठीक है, अगला है भाई 4 नंबर 104, कोडॉन कितने न्यूक्लियोटाइड से बना होता है? 1 2 3 4 कितने से बना होता है? तो कोडॉन जो होता है हमेशा 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। ऑप्शन सी 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। अगर एक जीन का ट्रांसक्रिप्शन ना हो तो कौन नहीं बनेगा? यानी एक जीन का अगर ट्रांसक्रिप्शन ही ना हो तो कौन नहीं बनेगा? कौन नहीं बनेगा? प्रोटीन नहीं बनेगा, डीएनए नहीं बनेगा, टीआरएनए नहीं बनेगा, एमआरएनए नहीं बनेगा, कौन नहीं बनेगा? तो राइट आंसर है डी, मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए नहीं बनेगा। नेक्स्ट मिलान करना है, मतलब कूट को बताना है एक दूसरे से। तो सोचिएगा भाई, एमआरएनए कोडिंग, टीआरएनए अमीनो एसिड लाना, आरआरएनए राइबोसोम बनाना, एमआईआरएनए जीन रेगुलेशन। अब बताओ इसमें से कौन सा गलत है? नहीं मिलान करना है, सॉरी मिलान करना है, थोड़ा दिया नहीं कायदे से है। ठीक है, 1 सेकंड। तो भैया एमआरएनए जो है, एमआरएनए को कोडिंग से मिलाना है, टीआरएनए अमीनो एसिड लाना और राइबोसोम बनाना, यानी सेम है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई, ट्रांसक्रिप्शन किस एंजाइम की मदद से होता है? ऑप्शन दिख गया है आपको, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, नेक्स्ट है 108 नंबर, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं भाई। निम्न में से कौन आरएनए प्रोसेसिंग का भाग नहीं है? तो बताओ कौन आरएनए प्रोसेसिंग का भाग ही नहीं है? कौन है? 5 कैप्सिड, स्पेलाइसिंग, पॉलीएटाल, रेप्लिकेशन, कौन नहीं है भाग? तो आरएनए प्रोसेसिंग का भाग रेप्लिकेशन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी नहीं है, रेप्लिकेशन नहीं है। अगला है भाई, एक गुणसूत्र के एक भाग का हटना कहलाता है क्या? एक गुणसूत्र के एक भाग का हटना क्या कहलाता है? इन्वर्जन, डिलेशन और डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन। तो एक गुणसूत्र के एक भाग का हटना क्या कहलाता है? ऑप्शन बी डिलेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, निम्न में कौन क्रोमोसोमल एबरेशन है? कौन है बताओ? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी इन्वर्जन, ऑप्शन नंबर सी इन्वर्जन। जल्दी करेंगे, कूट प्रश्न है भाई, बताओ कौन सही है कौन गलत है? बताओ, डी तक ऑप्शन है। एक्सॉन जीन के कोडिंग भाग होते हैं, दूसरा कथन है इंट्रॉन प्रोटीन में अनुवादित होते हैं। इंट्रॉन्स होते हैं वो प्रोटीन में अनुवादित होते हैं और एक्सॉन्स जो होते हैं वो जीन के कोडिंग में भाग लेते हैं। क्या ये दोनों गलत हैं? दोनों सही है। एक कथन एक सही, एक गलत, दूसरा गलत, कैसा क्या है बताओ? तो कुछ नहीं, एक सही दूसरा गलत है। एक है सही भैया, दूसरा है गलत। तो सही कौन है? सही कौन है, गलत कौन है? तो सही है भैया, एक्सॉन्स जीन के कोडिंग भाग होते हैं। एक्सॉन जो होते हैं वो जीन के कोडिंग भाग होते हैं, लेकिन इंट्रॉन्स प्रोटीन में ट्रांसलेट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है। अगला है, इसका भी क्या मिलान है? हाँ, इसका भी मिलान ही करना है। ठीक है, इसका भी मिलान ही करना है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? तो सबको पता होगा, ए होगा, थैलेसीमिया, ऑटोसोमल रिसेसिव, कलर ब्लाइंडनेस, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी और क्या है, हंटिंगटन डिजीज़ जो है ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑप्शन ए के साथ जाएगा। डायरेक्ट सीधे मिलाने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगर बहुत ज़्यादा मॉडरेट क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे क्वेश्चन पे टारगेट किया जाएगा। तो साथियों, मेरे मित्र, मेरे सीधे ध्यान रखिए। 113, नॉन डिस्जंक्शन सबसे पहले किस डिसऑर्डर में देखा गया था? सबसे पहले नॉन डिस्जंक्शन कौन सी डिसऑर्डर में देखा गया था? टर्नर सिंड्रोम डिसऑर्डर में, क्लाइनफिल्टर जो होता है सिंड्रोम,
डाउनी सिंड्रोम में या फिर सुपर फीमेल में। तो किस में देखा गया था? तो ऑप्शन नंबर सी है, डाउन सिंड्रोम में देखा गया था नॉन डिसेक्शन। ठीक है, लिखते रहें और स्कोर भी बताते चलें कितना आ रहा है। SNP का पूरा नाम क्या है? कई सारे फुल फॉर्म पढ़े हुए जेनेटिक्स में, लेकिन SNP नहीं पढ़े होंगे। SNP का पूरा नाम क्या है? लगा दो तुक्का, हो जाएगा सही ऑप्शन ए, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट है, कौन म्यूटेशन का कारण नहीं है? यूवी रेज, एक्सरेज, यानी कौन सा इसमें म्यूटेशन नहीं होता है? किसके कारण म्यूटेशन नहीं होता है? क्या चारों कारण होता है? चारों के होगा तो भाई क्वेश्चन गलत दे दिया है, तब तो डी देना चाहिए। तो भाई एक नहीं है। कौन सा नहीं है? हिस्टोन बाइंडिंग नहीं है। हिस्टोन बाइंडिंग का क्या मतलब है भाई म्यूटेशन से? ठीक है, यूवी रेज का, एक्सरेज, केमिकल एजेंट्स, ये तो भाई प्रमुख होते हैं। ठीक है, अगला है भाई, अगला है, यदि एक व्यक्ति के शरीर में 45 गुणसूत्र हैं तो वह किस स्थिति में होगा? तो 45 है, सभी को पता है 45 वाला टर्नर होता है। सी नंबर ऑप्शन, टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट है भाई, प्लियोट्रॉपी का उदाहरण क्या है? प्लियोट्रॉपी का उदाहरण क्या है? कल भी बता चुका हूँ इसको, सिकल सेल एनीमिया कल बताया था, कल वाले लेक्चर में ये क्वेश्चन आया था। कौन ट्राइसोमी नहीं है? डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। तो कौन सा नहीं है? तो टर्नर सिंड्रोम भैया आपका एक ट्राइसोमी नहीं होता है। ट्राइसोमी तो टर्नर सिंड्रोम नहीं होता है। ठीक है, आप बताओ कौन सा होता है? कोई बताएगा कौन सा होता है? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट है, डबल स्टैंडर्ड RNA किस में पाया जाता है? प्लांट वायरस है, रेट्रोवायरस है और बैक्टीरियोफेज है, वायरॉइड है। डबल स्टैंडर्ड RNA किस में पाया जाता है? तो प्लांट वायरस में, ऑप्शन नंबर ए, प्लांट वायरस में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, यदि लेक ओपेरॉन ऑन स्थिति में है, यानी अगर लेक ओपेरॉन ऑन स्थिति में है तो कौन सा शुगर उपस्थित होता है? तो कौन सा शुगर उपस्थित होगा? क्वेश्चन बड़ा गहरा है, तो होगा लैक्टोज शुगर। कौन सा शुगर? लैक्टोज। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक म्यूटेजन नहीं है? यूबीलाइट, इथाइडियम ब्रोमाइड, हिस्टोन, एक्सरेज। कौन सा एक म्यूटेजन नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, हिस्टोन कोई म्यूटेजन नहीं है। नेक्स्ट है भाई, एनाप्लॉइडी का अर्थ क्या है? एनाप्लॉइडी का अर्थ क्या है? इंटायर जीनोम का गुणन, एक या अधिक गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन, ओनली एक्स क्रोमोसोम की वृद्धि, केवल RNA परिवर्तन। तो एनाप्लॉइडी का अर्थ क्या है? तो एनाप्लॉइडी का डायरेक्ट आप सभी को पता है भाई कि एक या अधिक गुणसूत्रों की संख्या में चेंजिंग को ही हम एनाप्लॉइडी कहते हैं, जैसा कि नाम में ही इसके विदित है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। लो भाई दिख गया, मार लो चमाटे। कौन सा कोडॉन केवल इंटिएशन का संकेत देता है? तो इंटिएशन का संकेत AUG देता है, AUG। हम लोग काफ़ी अच्छे से इसके नोट्स वगैरह बनाते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है पढ़ने में और पढ़ाने में। निम्न में से कौन सा रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी को प्रभावित नहीं करता है? तो रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी को प्रभावित नहीं करता है कौन? डिस्टेंस ऑफ जीन, क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज स्ट्रेंथ, ट्रांसक्रिप्शन। सो ऑल ओवर इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ट्रांसक्रिप्शन जो है वो रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी को इफेक्ट नहीं करता है। 125, रेट्रोवायरस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषता क्या है रेट्रोवायरस की? DNA जीनोम, RNA जीनोम और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, dsRNA या फिर प्लाज्मिड बेस्ड रेप्लिकेशन। देन आंसर बी, RNA जीनोम एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। ठीक है, 126 भाई, डिसऑर्डर कॉज दिए हैं, इनका मिलान करना है आपको, तो सभी को पता होगा। ऑप्शन होगा ए, डायरेक्ट मिले हैं। सिकल सेल पॉइंट म्यूटेशन से रिलेट होता है। डाउनी सिंड्रोम ट्राइसोमी 21 से रिलेट है। कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक्ड होता है। क्लाइनफिल्टर जो होता है XX क्रोमोसोम से रिलेट करता है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, अच्छा डाउनी मिल्ड्यू कोई बताएगा किससे होता है? चलो अच्छा, नहीं पता है, आगे बढ़ो। निम्न में से कौन प्रमोटर रीजन में ब्लाइंड करता है? तो प्रमोटर रीजन में कौन बाइंड करता है? बताओ भाई, प्रमोटर रीजन में कौन बाइंड करता है? कौन करता है? तो RNA पॉलीमरेज करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, RNA पॉलीमरेज। ठीक है, थोड़ा इसमें ध्यान देना होता है, शब्दों की हेराफेरी हो सकती है। टाटा बॉक्स पाई जाती है किसमें? कोडिंग रीजन में, इन्हेंसर में, प्रमोटर रीजन में, ठीक है, टर्मिनेटर में, किसमें? तो टाटा बॉक्स एक थोड़ा ये गंभीर वाला प्रश्न है, तो ऐसे अगर क्वेश्चन कर ले जाते हो तो मतलब कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए TA पार कर ले जाओगे। प्रमोटर रीजन में, ठीक है भाई, तो AGTA पार हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन कर लेते हो तो AGTA कितना भी कठिन बनाते पार हो जाएगा, कोई नहीं। 129 देखो भाई, क्रोमोसोम की आर्म उलट कर उसी क्रोमोसोम में जुड़ने को क्या कहते हैं? यानी क्रोमोसोम की आर्म को उलट दिया है, फिर उसी क्रोमोसोम में जुड़ रहा है, ठीक है, उल्टा फिर जुड़ा, फिर उसी जुड़ने को क्या कहते हैं? इन्वर्जन, डेलेशन, ट्रांसलोकेशन या फिर डुप्लीकेशन। तो आंसर होगा सभी का ए, जिसे कहते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन का ही मतलब है उलट पुलट करना। ठीक है,
130 है, प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में कौन एंजाइम प्राइमर हटाता है? तो प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में कौन एंजाइम प्राइमर हटाता है? डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 3, लिगेस और प्राइमेज। कौन है? तो 130 का हो जाएगा ऑप्शन ए, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 1। नेक्स्ट है एक्सॉन प्रोटीन कोड करते हैं, इसका कारण है, रीजन है। तो जो असेसन रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं इनको बड़े कायदे से करना और देख के करना है, थोड़ी भूल हो जाती है क्योंकि लगाने पर, क्योंकि एक्सॉन ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों में कार्य करते हैं, इसलिए एक्सॉन प्रोटीन कोड करते हैं। क्या यही इसका मूल कारण है? तो हाँ भाई, व्याख्या नहीं करता है, सही तो दोनों है पर व्याख्या नहीं करता है। व्याख्या कहाँ है? दो है, दोनों सही है पर व्याख्या नहीं है भाई, ठीक है। निम्न में से कौन सा एंजाइम डीएनए अनबाइंडिंग के लिए जिम्मेदार है? तो डीएनए अनबाइंडिंग के लिए जिम्मेदार कौन है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, हेलिकेज, ठीक है। नेक्स्ट, यदि जीन की 2 कॉपीज़ का प्रभाव बराबर रूप से प्रकट हो तो वह क्या कहलाती है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, रेसेसिव या फिर डोमिनेंट। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, कोडोमिनेंस। ऑप्शन हो जाएगा बी, कोडोमिनेंस। नेक्स्ट है भाई 134, न्यूक्लियोसोम का मूल घटक क्या है? आरएनए प्लस हिस्टोन, डीएनए प्रोटीन काइनेस और डीएनए प्लस टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए। तो न्यूक्लियोसोम का है, तो न्यूक्लियोसोम का पूछा है, तो इसका मूल कंपोनेंट जो है वो है डीएनए और हिस्टोन को मिला के न्यूक्लियोसोम बना दिया जाता है। चलो भाई 135, बोर बॉडी दर्शाती है किसे? सक्रिय एक्स क्रोमोसोम को, निष्क्रिय एक्स क्रोमोसोम को, बाई क्रोमोसोम को, ऑटोसोम को। तो बोर बॉडी जो है वो दर्शाती है भाई आपकी बी नंबर ऑप्शन, जो निष्क्रिय एक्स क्रोमोसोम होता है उसी को दर्शाती है बोर बॉडी, ठीक है। अगला है 136, निम्नलिखित में से कौन पॉलीप्लॉइड क्रॉप है? तो पॉलीप्लॉइड क्रॉप अब तो सिंपल है, तो पॉलीप्लॉइड क्रॉप कौन सी है भाई? वेट है, गेहूँ। लेकिन कायदे से देखो सिंपल ये भी नहीं है, ठीक है भाई। यदि क्रॉसिंग ओवर ना हो तो क्या होगा? जेनेटिक वेरिएशन बढ़ेगा, ऑल डोमिनेंट ट्रैट्स होंगे। देखो नहीं होगा, ना हो तो पूछा है, और ना बीच में दिखता नहीं है तो इसको कर लेना गोला कि भैया नहीं पूछा है। बच्चे लिखाएंगे कि भाई हाँ था क्रॉसिंग ओवर होता है तब क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं होता है तब क्या होगा, और तब क्या होगा? तब भाई वेरिएशन होगा, घटेगा, वेरिएशन घटेगा, ठीक है। ये हम टेस्ट में करा चुके हैं, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन उठा के पूछ लेगा, पटक देगा। निम्न में से कौन यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज एमआरएनए के लिए उत्तरदायी है? यानी कौन यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज एमआरएनए के लिए उत्तरदायी है? आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3, 4 कौन सा है? तो आरएनए पॉलीमरेज एमआरएनए के मैसेंजर आरएनए के लिए जो जिम्मेदार है वो है केवल आपका एक ही आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो आपका मैसेंजर आरएनए के लिए यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज में जिम्मेदार होता है, ठीक है भाई। चलो भाई थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, ज़्यादा नहीं। 139 क्या है भाई? कौन एंजाइम लीडिंग और लेगिंग दोनों स्ट्रैंड्स पर कार्य करता है? कौन करता है भाई? करता है एक ही आपका सी नंबर ऑप्शन, डीएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है भाई। अगला है एक ऑर्गेनिज्म जिसमें 2 समान एलील होते हैं वह क्या कहलाता है? तो समान एलील वाला ऑर्गेनिज्म होमोजाइगस कहलाता है मेरे मित्र, होमोजाइगस, ठीक है। 2 इक्वल ऑर्गेनिज्म एज नोन एज होमोजाइगस। बड़े हो गए, रटे हो गए कायदे से, ठीक है। मैं तो बहुत बचपन में पढ़ा था यार, बहुत छोटा था, लगभग 4-5 महीने का, ठीक है। हाँ भाई, आरएनए प्रकार की भूमिका क्या है? मिलान करना है यार, कर दो भाई मिलान, और मिलान में तो आंसर पता ही होगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा, देख लो, डायरेक्ट मिला दो भाई, ठीक है। देख लो भाई, टीआरएनए सुना होगा, आरआरएनए सुना होगा, लेकिन एसएनआरएनए नहीं, एसआईआरएनए नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि ये एग्री ज्ञानपीठ है, बड़ी गहराई से क्वेश्चन लाता है, और लाता तभी है जब गहराई से लाने का समय होता है। तो समय है गहराई से लाने का, बस चेप मार के पढ़िएगा, ज़्यादा चक्कर में मत पड़े, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। हर 100 क्वेश्चन में कम से कम 7-8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। चलो भाई 142 पे ध्यान लगाओ। अच्छा आंसर तो दिख ही गया है। कौन मेंडल का डायरेक्ट लॉ नहीं है? हाँ मेंडल के भी डायरेक्ट लॉ भी है, लेकिन कौन सा नहीं है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ म्यूटेशन नहीं है, डायरेक्ट ये है ही नहीं, ठीक है। अच्छा डी नंबर 143 नंबर, यदि किसी व्यक्ति के सभी जीन होमोजाइगस हो तो उसे क्या कहते हैं? सभी जीन अगर होमोजाइगस हैं, कुछ नहीं सभी जीन होमोजाइगस हैं, तो क्वेश्चन की भाषा बदलने से उसका पूरा स्वरूप बदल जाता है, तो प्योर लाइन होता है। अगर सभी जीन उसके होमोजाइगस हैं तो कैसी लाइन होगी? प्योर लाइन होगी, ठीक है। अच्छा कैरियोटाइप में कुल क्रोमोसोम संख्या को दर्शाया जाता है। कैरियोटाइप में कुल क्रोमोसोम संख्या को दर्शाया जाता है, किससे दर्शाया जाता है? तो भाई उसे साइटोजेनेटिक चित्र द्वारा। कौन बेस जोड़ी सबसे मजबूत होती है? अब ये नहीं पूछा है कौन सी गलत है, कौन सी सबसे मजबूत होती है? तो सबसे मजबूत होती है जी के सामने सी, ठीक है, ग्वानिन साइटोसिन। अगला है भाई
निम्न में कौन एलिल इंट्रैक्शन नहीं है, कौन एलेलिक इंट्रैक्शन नहीं है। एलेलिक इंट्रैक्शन कौन सा नहीं है। एलिल इंट्रैक्शन भी कहना कोई गलत नहीं होगा, लेकिन हाँ एक भाषा संबंध बनाने के लिए ऐसे शब्द गढ़े जाते हैं। एलेलिक इंट्रैक्शन नहीं है तो कौन सा नहीं है, तो एलेलिक इंट्रैक्शन नहीं है भाई, इंट्रैक्शन नहीं है तो एपीस्टैसिस, ऑप्शन बी हो जाएगा, एपीस्टैटिस। नेक्स्ट एंटीकोडन पाया जाता है। एंटीकोडन किस में पाया जाता है, सरल क्वेश्चन है। एंटीकोडन पाया जाता है ट्रांसफर आरएनए में, टीआरएनए में एंटीकोडन पाया जाता है। ठीक है। 148 एक हेटेरोजाइगस पेरेंट से रेसेसिव फिनोटाइप ऑफरिंग जो ऑफस्प्रिंग की संभावना है वो कितनी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि इसको आपको सॉल्व करना चाहिए, थोड़ा दिमाग पे बोझ डालना चाहिए, क्वेश्चन का आंसर आराम से हो जाएगा। तो 25% एक हेटेरोजाइगस पेरेंट से रेसेसिव फिनोटाइप जो ऑफस्प्रिंग की जो संभावना है वो 25% होती है। ठीक है। इसके सेकंड अगर पीढ़ी में जाएंगे तो लगभग 55% हो जाती है। तो इसी तरीके से कंटिन्यू कार्य आगे बढ़ता है। ठीक है भाई, चलो कोई नहीं। क्रोमोसोम की सबसे सघन अवस्था कौन सी है। क्रोमोसोम की सबसे सघन अवस्था कौन सी है, सबसे सघन पूछा है तो सबसे सघन होती है मेटाफेज सबसे सघन होती है भैया, बहुत सघन होती है, बहुत ही सघन होती है। ठीक है। अगला है कौन लिंकेज का उदाहरण है। लिंकेज का उदाहरण कौन है, तो सभी को पता होगा भाई, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया एक लिंकेज का जीवंत उदाहरण है। ठीक है। प्योर लाइन बेस है तो एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, एवरेसिया कौन सा है। प्योर लाइन बेस पूछा है तो एडेनिन एक है, वो है आपका प्योर लाइन बेस। अगला है निम्नलिखित में से कौन बैटसन क्रिक मॉडल के अनुसार डीएनए में जोड़ी नहीं बनाता है। तो डीएनए में जोड़ी नहीं बनाता है, ए के साथ यू नहीं बनाता है, ए के साथ यू नहीं बनाता है। अगला है एक कोडोन द्वारा कितने अमीनो एसिड को कोड किया जाता है। एक कोडोन द्वारा कितने अमीनो एसिड को कोड किया जाता है, केवल एक ही अमीनो एसिड को कोड किया जाता है। ठीक है। अगला है लेक ऑपरेशन में लेक जड़ जीन का कार्य क्या है। तो लेक जड़ जीन का कार्य होता है ऑप्शन बी, लैक्टोज को काटना। ठीक है, लैक्टोज को काटना, जिससे क्या होता है जो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम होता है वो बनता है। ठीक है। आरएनए इंटरफेरेंस तकनीक में कौन कार्य करता है। तो आरएनए इंटरफेरेंस तकनीक में siRNA काम करता है, तो SI। अगला है वैज्ञानिक सिद्धांत जो दिए हैं, जीन सिद्धांत जो है कौन वैज्ञानिक ने दिए हैं, तो उसको लगाना है। तो सामने है। अगला देखो, अगला है टेलियोमरेज एंजाइम क्या कार्य करता है। तो टेलियोमरेज एंजाइम लीडिंग स्टैंड इलोंगेशन का काम करता है या फिर लैगिंग स्टैंड एलोगेशन का काम करता है। क्रोमोसोम रेप्लिकेशन कंप्लीट करने में आए हिस्टोन एडिशन में, तो ये हिस्टोन एडिशन में करेगा नहीं। ठीक है। तो ये तो पक्का, ये तो किसी कीमत पे नहीं होगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रोमोसोम रेप्लिकेशन कंप्लीट करने में काम करता है। ठीक है। फटाफट करते रहिए। कौन ट्रांसक्रिप्शन का सही क्रम है। अब लो, ये क्वेश्चन एकदम पेट क्वेश्चन है। FPR हायरार्की लगाने में 2 से 3-4 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, 4-5 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है। तो एक हायरार्की लगा दो भाई ट्रांसक्रिप्शन का, और लगभग यही हायरार्की फेमस होती है, इन्हीं से पूछ लेता है, सिंपल होती हैं, बस 1-2 बार पढ़ लो, ज़िंदगी भर का काम खत्म, ज़िंदगी भर के सपने संकट दूर हो जाएंगे। प्रमोटर, कोडिंग, टर्मिनेटर, ये आपका ट्रांसक्रिप्शन का है। अब क्या है प्रमोटर, क्या है कोडिंग, क्या है टर्मिनेटर, अब इसका पढ़ने का समय है नहीं, पढ़ोगे तो कुल्हाड़ी मारोगे पैरों पे। एपीस्टैटिस का उत्साही उदाहरण क्या है। ठीक है। राइट एग्जाम्पल ऑफ एपीस्टैटिस, ऑप्शन नंबर 1 कॉड कलर इन माइस, सेकंड एबी ब्लड ग्रुप, सिकल सेल एनीमिया, हाइट इन ह्यूमन। बताओ भाई, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉड कलर इन माइस। चलो, निम्न में कौन ट्राइसोमी नहीं है। तो ट्राइसोमी कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, टर्नर सिंड्रोम कोई भी ट्राइसोमी नहीं क्रिएट करता है। डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक में कौन भाग लेता है। PCR, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, VNTRS, कौन भाग लेता है। तो सभी भाग लेते हैं, ये सभी ध्यान रखना साथियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट में सभी भाग लेते हैं। ठीक है, जो आप पढ़े होगे वो विकल्प में दिया नहीं है, वो आने की संभावना भी प्रबल कम है। चलो, जीनोमिक लाइब्रेरी में संग्रहित रहता है, क्या होता है भाई। जीनोमिक जो लाइब्रेरी होता है उसमें क्या होता है, क्या स्टोर रहता है। केवल RNA, मैसेंजर RNA, अच्छा, केवल प्रोटीन के DNA फ्रेगमेंट्स या फिर प्लाज्मिड। तो केवल कौन होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, केवल DNA के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, टुकड़े वगैरह होते हैं, वही शामिल होते हैं। उसी को हम जीनोमिक लाइब्रेरी में रखते हैं, उसी के अनुसार हम आगे चीज़ों की पहचान करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसका कोड है, एक सेकेंड, हाँ, जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है,
एक ही कोडॉन सभी जीवों में एक जैसा अमीनो एसिड को कोड करता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, दोनों सत्य हैं और सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है। जेड डीएनए की खासियत क्या है? तो लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। अगला है, किस एंजाइम की सहायता से ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जुड़े जाते हैं? बताओ। तो लाइगेस। काफ़ी गहराई वाला क्वेश्चन है। अगला है, डबल हेलिक्स डीएनए में प्रति चक्र कितने बेस पेयर होते हैं? प्रति चक्र कितने बेस पेयर होते हैं? तो 10 होते हैं। ऑप्शन ए 10 होते हैं। स्टार्ट कोडॉन के रूप में कौन कार्य करता है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, AUG कार्य करता है। निम्न में से कौन जीन रेगुलेशन का पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल तरीका है? तो निम्न में से कौन जीन रेगुलेशन का पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल तरीका है? स्प्लाइसिंग, प्रमोटर बाइंडिंग, RNA पॉलीमरेज, एक्टिवेशन, इनहैंसर एक्शन। तो ऑप्शन हो जाएगा 1, स्प्लाइसिंग। 169, डाउन सिंड्रोम किस कारण होता है? 21 क्रोमोसोमल के ट्राइसोमी से, 18, 45 या XX कंडीशन से। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, 21 क्रोमोसोमल की ट्राइसोमी से। नेक्स्ट है 170, निम्नलिखित में से कौन म्यूटेशन का न्यूट्रल है? बताओ, म्यूटेशन का न्यूट्रल कौन सा है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा साइलेंट म्यूटेशन। क्वेश्चन थोड़े टफ लग रहे होंगे, लेकिन सच में ये टफ नहीं है, आपका संकट कट रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। DNA फिंगरप्रिंट की खोज किसने की थी? अब ये तो बच्चे को पता होगा, देख लो भाई। ऑप्शन है बी, एलेक्स जेफरी। कौन RNA एडिटिंग का उदाहरण है? RNA एडिटिंग का उदाहरण कौन है? तो ऑप्शन है बी, C2U कन्वर्जन। अगला है, यदि दो जीन 0% रिकॉम्बिनेशन दिखाएं तो वे हैं। यदि दो जीन हैं, अगर उनके बीच 0% रिकॉम्बिनेशन दिखाई दे तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे देखो 0% दिखाई दे तभी हम उसी को कम्प्लीटली लिंक्ड कहेंगे। समझ लीजिए, इसमें इन्वर्स प्रपोजिशन चलता है। ठीक है। अगला है, सही अर्थ क्या है? एक जीन एक लक्षण, एक जीन अनेक लक्षण, अनेक जीन एक लक्षण, एक जीन कोई लक्षण नहीं। घुमाने वाला है, तो देख लो भाई। सही हो जाएगा बी, एक जीन अनेक लक्षण। एक जीन में ही अनेक लक्षण होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्लियोट्रॉपी। SNPS मुख्यतः पाए जाते हैं, SNPS मुख्यतः पाए जाते हैं किस में पाए जाते हैं? कौन से रीजन में? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, नॉन कोडिंग रीजन में। तो कोई भी यहाँ पे कोडिंग शो नहीं होती है जहाँ पे SNPS पाए जाते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बनता है, DNA वायरस में बनता है, रेट्रो में बनता है, वायराइड में बनता है, बैक्टीरियोफेज में बनता है, किस में बनता है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी भाई, रेट्रो वायरस में कौन बनता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बनता है। अगला है, एंटीकोडॉन कहाँ पाया जाता है? तो एंटीकोडॉन जो होते हैं आपके tRNA में पाए जाते हैं। बी नंबर ऑप्शन, tRNA में। ठीक है। अगला है, tRNA की 3D संरचना को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? tRNA की 3D संरचना को कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी, LSF कहा जाता है। LSF। 179, फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, जीन हो जाएगा, जीन। अगला है, लिंकेज को क्रॉसिंग ओवर से कौन तोड़ता है? कौन तोड़ता है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, रिकॉम्बिनेशन तोड़ता है, रिकॉम्बिनेशन। निम्न में से कौन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है? तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है आपका बी, थैलेसीमिया जो है वो आपका ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। कौन भैया रिकॉम्बिनेंट DNA तकनीक का भाग है? रिकॉम्बिनेंट DNA तकनीक का भाग नहीं है। लो दिखा दिया तो समझ गए हो। तो कौन सा भाग नहीं है? तो ऑप्शन है डी, जो है RNA पॉलीमरेज जो है आपका रिकॉम्बिनेंट DNA तकनीक का भाग है ही नहीं। चलो अगला है भाई, यदि दो जीन 50% रिकॉम्बिनेशन दिखाते हैं तो वे कंप्लीट लिंकेज में है, बिल्कुल लिंक्ड है, अनलिंक्ड है, होमोलोगस नहीं है। बताओ, ऑप्शन हो जाएगा सी, अगर दो जीन आपके 50% रिकॉम्बिनेशन दिखाते हैं तो वो अनलिंक्ड हैं, यानी लिंक्ड नहीं है। ठीक है। अगला है भाई, निम्न में से कौन ट्रांसजेनिक प्लांट का उदाहरण है? तो ट्रांसजेनिक प्लांट का उदाहरण एक ही है, वो है आपका गोल्डन राइस। विकल्प के अनुसार केवल एक ही है, गोल्डन राइस। मिलान कर दो भाई, ऑप्शन हो जाएगा ए, देख लेना अपना। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का उदाहरण है? तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का उदाहरण क्या है? एबीओ ब्लड ग्रुप, माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर, आरएस फैक्टर, तो सिकल सेल एनीमिया। लेकिन ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, माइक्रोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर।
तो मेरे शेर मेरे चीते 187 नंबर क्वेश्चन पे आगे हैं, एकदम लाजवाब ज़बरदस्त क्वेश्चन है। 187 निम्न में से कौन भाई प्रोफरेडिंग करता है, कौन करता है? तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड करता है, सेकंड नहीं करता है मेरे मित्र। निम्न में कौन जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है? तो जीन एक्सप्रेशन को कौन रेगुलेट करता है? तो करता है वो आपका ऑपरेटर। ऑपरेटर ही इसको एक्सप्रेट करके रेगुलेट करता है, ठीक है। अगला है सिस्ट्रॉन क्या है? सिस्ट्रॉन क्या है? तो सिस्ट्रॉन क्या है? एक कोडिंग सीक्वेंस जो एक पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सिस्ट्रॉन कहते हैं। थोड़ा छोटा कर ले भाई। निम्न में से कौन भाई एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी दिखाता है? कौन दिखाता है? तो ऐसी एक्टिविटी कोई दिखाएगा तो डीएनए पॉलीमरेज 1 दिखाएगा, ठीक है भाई। अगला है लिंकेज मैप बनता है। लिंकेज मैप कैसे बनता है? तो बनता है क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी से बनता है आपका लिंकेज मैप, ठीक है भाई। लिंकेज मैप भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, पानी भी नहीं है बगल में जो पी ले एक घूंट, क्योंकि क्रेडिट आपको निकालना है भाई, तो फिर हमें भी कदम से कदम मिलाना होगा और बिल्कुल चैन नहीं लेना है, लगे रहना है। पहला जीएम क्रॉप कौन सा था? बताओ पहला जीएम क्रॉप कौन सा था? तो सभी पता होगा, पहला जीएम पूछा है। अब इसमें क्या करोगे यार? बीटी कॉटन है, आप बताओ कौन सा होगा यार? तो कंफ्यूज में डाल दिया। इसमें दिया फ्लेवर सेवर टमाटो, आप क्या करोगे? बीटी कॉटन है कि फ्लेवर सेवर टमाटो है, गोल्डन राइस है कि बीटी ब्रिंजल है? बीटी भी लगा है। अब ये ऑप्शन बताओगे आप, देखें आप अपनी आपकी बुद्धि कैसी काम कर रही है। 192 का बताना भाई, 192 का पूरा आंसर, पूरा क्वेश्चन लिख के बताना ताकि याद हो जाएगा। अगर सही होगा तो पिन कर देंगे, नहीं होगा तो हम पढ़ के याद कर लेंगे, ठीक है। निम्न में से कौन भैया एपिजेनेटिक फैक्टर है? एपिजेनेटिक फैक्टर कौन सा है? तो एपिजेनेटिक फैक्टर है आपका स्टोन मॉडिफिकेशन। स्टोन मॉडिफिकेशन एपिजेनेटिक फैक्टर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ब्लड ग्रुप नहीं है, ऑप्शन है डी, ब्लड ग्रुप नहीं है। अगला है यदि एक व्यक्ति में 47 गुणसूत्र हैं और XY है तो वह क्या होगा? 47 है और XY है तब क्या होगा वो? तब वो होगा भैया क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम का शिकार। किसका? क्लाइनफिल्टर का। चलो क्लाइनफिल्टर का हो गया शिकार। कौन एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट है? एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट कौन सा है? तो कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस। अगला है गोल्डन राइस में जोड़ा गया जीन मुख्यतः किससे संबंधित होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, विटामिन ए सिंथेसिस से संबंधित होता है, ठीक है। यदि किसी जीन के दोनों एलील एक जैसे हों तो वह क्या कहलाता है? तो एक जैसे हों तभी उसको हम कहते हैं होमोजाइगस। एक जैसे हैं तो होमोजाइगस, ठीक है। अगला है कौन भैया सेंट्रल डोगमा का पालन नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, रेट्रोवायरस ऐसा है जो सेंट्रल डोगमा का पालन ही नहीं करता है। आखिरी क्वेश्चन है, अगला है 200 क्वेश्चन हो चुके हैं भैया जेनेटिक्स के। पीसीआर में कौन एंजाइम कार्य करता है? तो पीसीआर में आपका टैक पॉलीमरेज एंजाइम काम करता है। तो भाई ये टॉप क्वेश्चन हो गए हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं निकले, कितना भी कठिन पूछते हैं आप लोग, देखते हो मेरा लेवल, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और हाँ सिंपल भी आएंगे, और जो सिंपल आने वाले हैं वही करा देंगे। अब वैसे नहीं पूछेगा, बताओ भैया मेंडल ने कौन सी मटर का प्रयोग किया था, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना नामुमकिन है भाई, ठीक है। अगर पूछेगा तो एक दो क्वेश्चन हो सकता है खुश करने के लिए पूछ ले, लेकिन थोड़ा खुश हो जाओगे, लेकिन फिर आगे बढ़ोगे तो नाराज़ हो जाओगे, ठीक है। तो कहने का मतलब वही है, हर तरीके से साम दाम दंड भय तरीके से तैयार कराता है आपको कौन? एग्री ज्ञानपीठ। और एग्री ज्ञानपीठ सिर्फ यही नहीं सिखाता है कि कैसे क्या पढ़ना है, कैसे क्या नहीं पढ़ना है, बल्कि यह भी सिखाता है कि अगर चारों ऑप्शन में आपको कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा था तो उस ऑप्शन को कैसे आप वहाँ पे कोरिलेट करें और एग्जाम के इतने बड़े परीक्षण में उस क्वेश्चन को कैसे डालें, ठीक है। तो एक एक वीडियो अगर आपने देखा होगा, अगर मैं सागर वाली सीरीज हो, चाहे हमारे टेस्ट हों, चाहे फुल टेस्ट हो, चाहे सेक्शनल टेस्ट हो, सभी के देखो, आराम से क्वेश्चन करके आओगे भाई, जाओ खेलो, ठीक है। और तैयारी करते रहना भाई, ठीक है। मतलब भर का इंतजाम दे दिया है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, करते रहें, पता नहीं कब कौन सा वीडियो आपके लिए कल्याण बन के आ जाए और AGTA में सिलेक्शन लेके एक सीट आपको बाबू की सीट दिला दे, ठीक है। तो भाई फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखना। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।